हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़े अलंकार के अर्थ अलंकार को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं, इसमें हम अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा अर्थ अलंकार को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब अर्थों का विशेष प्रयोग के द्वारा अपनी काव्य रचना को जब सुंदर बनाते हैं या उसके महत्व को जब बढ़ाते हैं अर्थों के माध्यम से, तो वही हमारा अर्थ अलंकार हो गया। अब इसके भेद हम जान लेते हैं। भेद जो है उपमा अलंकार होते हैं, दूसरा है रूपा अलंकार होता है, तीसरा उपेक्षा अलंकार होता है, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार होता है, पांचवा आपका मानविक अलंकार होता है। तो इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है स्टूडेंट, दो वस्तुओं के समान धर्म का प्रतिपादन को ही उपमा अलंकार कहते हैं। यानी कि दो वस्तुओं के उसके समान गुण और समान स्वभाव के अनुसार जब हम तुलना करते हैं तो वो हमारा क्या है उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा का अर्थ ही होता है समानता, तुलना या बराबरी। यानी उसको दोनों ही वस्तुएं उसमें समानता दिखाना, उसमें तुलना करना या उसमें बराबरी दिखाना। तो उपमा का अर्थ ही होता है समानता, तुलना या बराबरी। ठीक है, इसके कुछ पहचानने के हम नियम समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझा कि उपमा अलंकार क्या है। ये परिभाषा नहीं है, ये मैंने आपको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझाया है। अब इसकी पहचान क्या है, उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। कोई भी रचना हमारे सामने आती है, काव्य रचना आती है, तो हम उसको कैसे पहचानें। सबसे पहला नियम है स्टूडेंट, हमारे उस रचना में सा, सी, से, सरस, समान, ज्यों, तुल, इस तरह के समानता वाचक पद होंगे ही होंगे। ठीक है, और भी सारे समानतावाचक पद होते हैं जो कि आप उस पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वो शब्द क्या है, समानतावाचक पद है। तो जब भी कोई उपमा अलंकार की पंक्ति हमारे सामने आती है तो उसको सब पहचानने का सबसे पहला नियम होता है कि समानतावाचक पद जो है वो होना ही चाहिए। उस पंक्ति में समानतावाचक पद होना ही चाहिए, ये इसकी पहली पहचान है। ठीक है, दूसरी पहचान क्या है, इसमें ये योजक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, ये योजक चिन्ह देखिए, इस तरह का योजक चिन्ह होता है, वो उसमें होता है। उसमें देखिए योजक चिन्ह से पहले, ये जो हमारे योजक चिन्ह से पहले, इससे पहले आपके ये जितने भी समानतावाचक पद हैं ये आते हैं। यानी कि जो भी आपका यह रचना है, जो हमको पंक्तियाँ दी गई है, उस पंक्ति में अगर ये वाचक पद है, ठीक है, समानतावाचक पद है, कोई भी एक पद है, अगर उससे पहले अगर ये चिन्ह आ रही है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा उपमा अलंकार होता है। लेकिन स्टूडेंट, कभी कभी हम कुछ पंक्तियाँ में देखते हैं ये योजक पद नहीं होता है। तो जब ये योजक पद अगर नहीं है लेकिन फिर भी उसमें क्या होगा, ये समानतावाचक जो पद हैं वो होंगे ही होंगे। ठीक है, यही इसकी प्रमुख पहचान है। ठीक है, दूसरी ये पहचान है, ये प्रमुख पहचान क्या है, समानतावाचक पद होना ही चाहिए उपमा अलंकार में। ठीक है, उदाहरण को हम देखते हैं तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने दोनों तरह के उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण, लाल किरण सी चोंच खोले। अब यहाँ पे देखिए, पहला हमने क्या बोला था कि समानतावाचक पद होना चाहिए। ये सी है, ये देखिए सी है ना, तो ये हमारा क्या है, समानतावाचक पद हो गया। इस दृष्टिकोण से ये तो हमारा उपमा अलंकार हो गया एक। दूसरा हम समझते हैं कि ये समानतावाचक पद से पहले हमारा ये योजक पद चिन्ह भी आया है, योजक चिन्ह भी आया है, यानी कि ये हमारा क्या है, उपमा अलंकार हो गया। अब अर्थों के माध्यम से भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे लाल किरण सी चोंच खोले, चोंच यानी कि चिड़िया की चोंच, लाल किरण यानी कि सूरज की जो किरणें होती है लाल किरणें, उसकी समानता किससे की गई है, चिड़िया की चोंच से की गई है। ठीक है, तो यानी कि समानता की है, यानी कि सूरज की लाल किरणें और चिड़िया की चोंच के बीच में समानता, तुलना या बराबरी दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर हो। अब यहाँ पे देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर में ये हमारा क्या है, ये हमारा समानतावाचक पद है सा। ठीक है, इसी तरह के कोई भी समानतावाचक पद हो यहाँ पे हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही सब हो, लेकिन इसी तरह के कोई भी समानतावाचक पद होने चाहिए। उससे पहले क्या है, ये हमारा है योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह भी हमको मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। अब अर्थ से समझ लेते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर हो, यानी कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर हो। ठीक है, चंद्रमा के मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। आगे बढ़ते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अब यहाँ पे देखिए ये दो पंक्ति ली गई हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा, ये हमारा समानतावाचक पद हो गया। उससे पहले हमारा योजक हो गया, योजक चिन्ह हो गया, दोनों ही चीज़ें आ रही हैं हमारी। अब इसका अर्थ क्या है कि यानी कि सागर और हृदय मन का, व्यक्ति का जो हृदय होता है उसकी तुलना की गई है, यानी कि सागर सा गंभीर है हृदय। और दूसरे पंक्ति में हम देखते हैं, गिरजा सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि पहाड़, गिरी मतलब होता है पहाड़, पहाड़ सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि पहाड़ की जो ऊंचाई है उसका व्यक्ति के मन से कल्पना की गई। इस पंक्ति में भी हम देखते हैं ये हमारा क्या है, समानतावाचक पद हो गया। ठीक है, उससे पहले ये हमारा क्या है, योजक चिन्ह आ गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण, हरि पद कोमल कमल से। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, कोई भी योजक, कहीं भी योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है।
ठीक है ना। तब हम कैसे पहचानें, इसमें तो योजक चिन्ह है ही नहीं। तब हम देखेंगे अपने जो हमारी सामने पंक्ति दी गई है, हरि पद कोमल कमल से, इससे आया है। ये से हमारा क्या है, ये हमारा हो गया समानता वाचक पद, समानता वाचक पद ये हो गया। यानी कि ये पद होना ही चाहिए उस पंक्ति में, जिस पंक्ति में हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा अलंकार है। अगर वो उपमा अलंकार है तो उसमें ये पद होना ही चाहिए। इसमें कोई भी योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन समानता वाचक पद है और होना चाहिए। ठीक है, इस तरह हम इसको पहचानेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझ लेते हैं। हरि पद यानी कि हरि के चरण को की तुलना किससे की गई है, कोमल कमल से, यानी कमल से की गई है। ठीक है, ये इसका अर्थ ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पीपर पात सरस मंडोले। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी किसी तरह का योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इस पूरे पंक्ति में योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे सरस एक पद आया है। ठीक है, इसका अर्थ होता है समान। ठीक है, ये हमारे ये हमारा समानतावाचक पद में शामिल है ये। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया उपमा अलंकार। ठीक है, जब भी चिन्ह नहीं मिलेगा, योजक चिन्ह नहीं मिलेगा, तब हम यही देखेंगे कि हमारा उस पंक्ति में समानतावाचक पद है कि नहीं। ठीक है, अब इसके अर्थ को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि पीपल का पत्ता और व्यक्ति का मन। ठीक है, इससे दोनों किससे तुलना की गई, यानी कि पीपल का पत्ता जिस तरह हिल रहा है उस तरह व्यक्ति का मन भी डोल रहा है, हिल रहा है, ऐसे इसकी तुलना की गई है। तो इस तरह हम पहचानेंगे कि उपमा अलंकार को। ठीक है, तो आप समझ ले हैं उपमा अलंकार में क्या है, ये नियम है, ये कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये नियम है, इसको आपको बस दिमाग में रखना है कि इसका पहला क्या है, इसमें समानतावाचक पद होना ही चाहिए उपमा अलंकार में। दूसरा योजक चिन्ह मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब भी ठीक है, लेकिन वो समानता वाचक जो पद है वो होना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा अलंकार है वो रूपक अलंकार। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार कुछ हद तक सेम है, लेकिन कुछ इसमें भिन्नताएं हैं, कुछ इसमें अंतर है। उस अंतर को भी हमको समझना है, नहीं तो हम दोनों ही अलंकार में कंफ्यूज कर जाएंगे और गलती कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम थोड़ा सा रूपक अलंकार को समझ लेते हैं। इसमें क्या है, रूपक अलंकार में क्या होता है, परिभाषा मैं नहीं दे रही हूँ, परिभाषा आपको नहीं बता रही, सिर्फ वही सारे नियम बता रही हूँ जिससे आप अलंकार की पहचान कर सकते हैं। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, समान गुणों के कारण दो भिन्न वस्तुओं को एक दूसरे के समान दर्शाया जाता है। यानी कि समान गुण के कारण दोनों ही भिन्न भिन्न वस्तु है, लेकिन उसमें समान कुछ गुण हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के समान दर्शाते हैं। ये पहला एक इसका ये है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उपमेन और उपमान होना ही चाहिए। उपमेन देखिए कि पहले आप समझ लीजिए कि उपमेन और उपमान क्या है। उपमेन जो है जिसकी तुलना की जाए, ठीक है ना, वो एक वस्तु है जिसकी हमको तुलना करनी है, और किससे तुलना करनी है वो हमारा उपमान। अब जिससे हमें तुलना की जाए, यानी कि जिससे हमें तुलना करनी है, जो वस्तु है जिसकी हमको तुलना करनी है और किससे करनी है, ठीक है, वही हो गया उपमेन और उपमान। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेन और उपमान के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। यानी कि समझ में ही नहीं आता कौन उपमेन है कौन उपमान है। ठीक है, दोनों का अंतर समाप्त करके दोनों को एक कर दिया जाता है। ये इस अलंकार की विशेषता है कि उपमेन और उपमान का जो अंतर है उसी को खत्म कर दिया जाता है। यही नहीं समझ में आता किसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही वस्तु भिन्न भिन्न है, लेकिन उसके गुण जो है एकदम समान है। तो उपमेन और उपमान का जो के बीच का जो अंतर होता है वही खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, उपमेन और उपमान के बीच प्रयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रूपक अलंकार, उपमेन में और उपमान के बीच में आपको योजक चिन्ह मिलेगा ही। ठीक है, मिलेगा ही, लेकिन किसी किसी पंक्ति में नहीं होता है। जब नहीं होता है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्या कहा कि उपमेन और उपमान के बीच में योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह तो आप देख रहे हैं ऐसा है, यानी कि जो योजक चिन्ह है उसके दोनों ओर उपमेन होगा और उपमान होगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पे उपमेन होगा, फिर योजक चिन्ह होगा, उसके बाद उपमान होगा। यानी कि जिसकी तुलना हम कर रहे हैं और जिससे हम तुलना कर रहे हैं उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह होना ही चाहिए। समझ में आया कि जिसकी हम तुलना कर रहे हैं और किससे हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में ये योजक चिन्ह होना चाहिए। पर्याय रूपक अलंकार में ये योजक चिन्ह होता ही होता है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसको भी हम समझेंगे कैसे हम पहचानें। उदाहरण हम देखते हैं, यो जलद यान में विचर। अब यहाँ पे देखिए, जलज और यान, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है ना, योजक चिन्ह है। अब जलज और यान ये दोनों उपमेन और उपमान है। ठीक है, यानी कि जलज रूपी यान, यानी जलज का अर्थ होता है बादल, यानी बादल यूपी यान, बादल रूपी यान। यहाँ पे क्या हो गया, बादल यूपी यान। ठीक है, एक अर्थ के माध्यम से हम समझ जाएंगे। रूपक अलंकार में जब भी आप योजक चिन्ह को हटाएंगे तो रूपी जरूर आएगा, यानी जलज रूपी यान। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ये हमारा योजक चिन्ह है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रूपक अलंकार।
दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब देखिए चंद्र और खिलौना दोनों के बीच में आपके क्या है आए हैं, योजक चिन्ह है। तो आपकी ये पहचान है, ठीक है, यानी कि उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह है, यानी कि ये हमारा रूपक अलंकार होगा। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा यानी कि चंद्रमा रूपी खिलौना। अब यहाँ पे हम कि चंद्रमा और खिलौना, ठीक है, ये दो वस्तु हैं, लेकिन दोनों वस्तु तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इन दो रूपी खिलौना यानी कि चंद्र कृष्ण जी को जो चंद्रमा है वही खिलौने के रूप में समझ में आ रहा है, यानी कि दो चंद्रमा और ये खिलौना उसके बीच का ही अंतर खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है, चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना, इस तरह आप इसको इसका अर्थ निकालें। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं, आए महंत बसंत, आए महंत बसंत। अब इसमें भी देखिए महंत बसंत। अब यहाँ पे देखिए ये उपमेन है, ये उपमान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ, इस तो हम इसकी पहचान कर लेंगे, ये हमारा क्या है, रूपक अलंकार, यानी कि महंत हमारे साधु संत होते हैं, बसंत यानी बसंत ऋतु है, यानी महंत रूपी बसंत। महंत को क्या बताया गया, वो बसंत है यानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चरण कमल बंदो हर राई। अब यहाँ पे देखिए चरण कमल, ये दोनों के बीच में ये आपका है उपमेय और उपमान, ठीक है। यानी कि चरण रूपी कमल, यानी जो चरण को कमल समझा गया है, ठीक है, यानी कि चरण रूपी कमल हो गया। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रूपक अलंकार। इसमें है उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। अगर कभी कभी अगर योजक चिन्ह नहीं होता है तब हम कैसे समझेंगे, रूपक अलंकार में और उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे देखिए सा सी से इस प्रकार के समानता वाचक पद, उसमें क्या है, ये समानता वाचक पद आपके होते ही होते हैं। अगर नहीं है तब आप अर्थ के अनुकूल आपका ये रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और रूपक अलंकार की एक महत्वपूर्ण पहचान है कि इसमें उपमेय और उपमान में योजक चिन्ह होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप देखेंगे अगर कोई समानतावाचक पद तो नहीं है, अगर समानतावाचक पद नहीं है तो इसका मतलब ये आपका हो गया रूपक अलंकार, ठीक है स्टूडेंट। अभी इस वीडियो में मैंने उपमा और रूपक अलंकार को आपको बताया, उसके अंतर को भी बताया, उसको हम कैसे पहचानेंगे उसके भी कुछ नियम बताएं। तो ये सारे नियमों को आप अगर दिमाग में रखेंगे तो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में आप गलती नहीं करेंगे। अगले वीडियो में और हम इसके भेद पढ़ेंगे।